क्या हुआ शर्मा जी, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने इतना परेशान तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम पूरे गांव के सरपंच हो और तुमने कभी भी कोई फैसला किया है, पर इतने परेशान नहीं थे जितने परेशान आज लग रहे हो। हाँ निधि, मैं परेशान क्यों ना हूँ। अपनी बेटी पायल की शादी का मुहूर्त निकाला है पंडित जी ने, और पंडित जी ये बोल रहे थे इसी महीने में अच्छा मुहूर्त निकले हैं। फिर मैंने पंडित जी से बोला था ये तो जून की गर्मी चल रही है, इतनी गर्मी में शादी कैसे होगी, इतनी गर्मी में शादी कैसे होगी, गर्मी के मारे बुरा हाल है हम सबका। पंडित जी से मैंने बोला था 2-3 महीने आगे और बढ़ा लो, क्या मालूम मुहूर्त अच्छा निकल जाए। और पंडित जी अगले साल का मुहूर्त निकाल रहे थे, बोल रहे थे कि इसी महीने शादी कर लो वरना अगले साल करना पड़ेगी। अब बताओ निधि, मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ। हाँ शर्मा जी, परेशान होके आपका ही बीपी बढ़ेगा। इससे अच्छा यही है तुम अपने समधी से बात कर लो। अगर वो इसी महीने राज़ी हो जाएंगे तो अच्छी बात है, जैसा भी होगा वो फ़ोन पे बात हो जाएगी। फिर शर्मा जी अपने समधी से बात करते हैं और अपने समधी को सारी बात बता देते हैं। देखो शर्मा जी, जो भी तुम्हें सही लगे वही करो, पर मैं इतना चाहता हूँ इस गर्मी में हमारी बारात को परेशानी ना हो। मेरा इकलौता वारिस है और मैं नहीं चाहता इसमें कोई बदनामी हो। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना होगा। और मैं अगले साल शादी नहीं कर सकता, मैं इसी साल शादी करूँगा। हाँ समधी जी, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा, मेरी भी इकलौती ही बेटी है। पायल का कोई भाई और बहन नहीं है, खाली पायल अकेली है। मुझे आपकी बारात का भी ख्याल है और अपने मेहमानों का भी ख्याल है। शर्मा जी अपने समधी से बात कर लेते हैं। शर्मा जी पंचायत करके वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। शर्मा जी के साथ उनके मुंशी भी होते हैं और वे बोलते हैं, क्या हुआ शर्मा जी, तुम क्यों परेशान लग रहे हो? इतना परेशान तो हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं आपको 3-4 दिन से देख रहा हूँ, कोई तो बात है जिससे तुम्हें परेशानी हो रही है। हाँ मुंशी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतनी गर्मी हो रही है और शादी का मुहूर्त इसी महीने निकला है। अगर शादी इस महीने नहीं की तो अगले साल होगी। हमारे समधी मना कर रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं इन्हें शादी इसी साल में करनी है। हाँ शर्मा जी, बात तो टेंशन की है, क्यों ना हम पिंडाल बांध लें और वहाँ पे हर जगह पे पंखे लगा लें। नहीं मुंशी, ये सब नहीं चलेगा, फिर भी गर्मी इतनी ही है। हम पंखों में और एसियों में बैठे हैं फिर भी हमारी गर्मी ख़त्म नहीं होती। और हमारे समधी ने तो यही बोल दिया है उनके बारातियों को कोई परेशानी ना हो। मुंशी और शर्मा जी बातें ही करते हैं, तभी उनके पास बाबला आ जाता है। वे बाबला अपने खेतों का काम करता था, पर गांव में उसको सब लोग बाबला बोलते थे और उसकी बात कोई नहीं सुनता था। बाबले की सब लोग मजाक बनाते थे। बाबला ज़्यादा चालाक नहीं था, सीधा साधा लड़का था। अरे क्या हुआ शर्मा जी, क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं बाबले, तेरे काम की नहीं है, चल जा अपना काम कर, यहाँ क्या कर रहा है। देख लो शर्मा जी, क्या मालूम मैं तुम्हारे काम आ जाऊँ। मैं बाबला तो हूँ पर इतना भी बाबला नहीं हूँ। अच्छा चल सुन, शर्मा जी की बेटी की शादी है और इस गर्मी से बचना है। बारातियों ने ये बोल दिया है उन्हें गर्मी नहीं लगना चाहिए। अगर तूने हमारा ये काम आसान कर दिया तो मैं मुंशी की नौकरी छोड़ दूँगा, ये तुझे दे दूँगा। ठीक है मुंशी जी, मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए, देख लेना मैं करके ही दिखाऊँगा। हाँ हाँ, हम सब जानते हैं तू बहुत करके दिखाएगा। उस बावले को ये दोनों हल्के में ले लेते हैं। ऐसे ही शादी का दिन करीब आ जाता है और शर्मा जी को कोई आइडिया नहीं मिलता। शर्मा जी अब दिन रात इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। शादी से एक दिन पहले बाबला आ जाता है और शर्मा जी से बोलता है, शर्मा जी मैंने तुम्हारा काम कर दिया है।
अब आप बेफिक्र हो जाओ, अब अपनी शादी की तैयारी करो। शर्मा जी, तुम मुझ पे भरोसा तो करो। देख लेना तुम्हारी बारात को कोई परेशानी नहीं होगी। ना जाने शर्मा जी को उस बाबले पे यकीन हो जाता है। अगले दिन शादी थी। शर्मा जी को बाबरा लेकर वहीं खेतों में चला जाता है और शर्मा जी देखते हैं वहाँ खेतों में बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था। देखो शर्मा जी, मैंने बोला था ना, मुझ पे भरोसा करो। अब यहाँ पर बारात ठहरेगी और सब लोगों को गर्मी भी नहीं लगेगी। यहाँ खेतों में ताज़ा ताज़ा हवा आएगी। जैसे वे बाबला बोलता है वैसे ही बाराती करते हैं। मेहमानों को कोई भी गर्मी नहीं लगती, कुछ मेहमान उसमें नहाने भी लगते हैं। शर्मा जी की बेटी की शादी हो जाती है। तभी मुंशी जी बोलते हैं, अरे वाह बाबले, तूने तो काम अच्छा कर दिया। मैं भी अपने वादे का पक्का हूँ, ले ये मुंशी की नौकरी अब तेरी रही। अरे नहीं नहीं मुंशी जी, मैं तुम्हारी नौकरी की वजह से नहीं करा। शर्मा जी की बेटी हमारी भी बहन है। शर्मा जी के मेहमानों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये आइडिया लगाया था। शर्मा जी, आप खुश हैं ना? आपको कोई शिकायत तो नहीं मुझसे? अरे नहीं बाबले, तूने तो काम ऐसा कर दिया जिसकी हमें भी आइडिया नहीं आया। बोलते हैं ना, कभी छोटे को या कमज़ोर को कमज़ोर ना समझो। वो काम कर जाते हैं जो हम जैसे भी नहीं कर सकते। शर्मा जी बाबले को इनाम देते हैं। अब उस गांव में सब लोग बाबले की बहुत इज्जत करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में शकुंतला अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। बहुत समय पहले शकुंतला के पति का देहांत हो गया था। शकुंतला दूसरों के घर काम करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। रवि को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। एक दिन रवि अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम इतनी गर्मी में चूल्हे पे क्या कर रही हो? अरे रवि बेटा, मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ। माँ, अभी खाना बनाना ज़रूरी है क्या? बहुत गर्मी हो रही है, शाम को बना लेना। अब चलो आराम कर लो। रवि बेटा, खाना भी बनाना ज़रूरी है। अभी तो तू गदर काट रहा था कि मुझे भूख लग रही है। अपनी माँ को चूल्हे पे बैठा हुआ देखा तो अब भूख नहीं लग रही? हाँ माँ, भूख तो लग रही है, पर गर्मी बहुत हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम इस गर्मी में खाना बना रही हो। अच्छा माँ, ये बताओ खाने में क्या बनाया है? रवि बेटा, मैंने तेरे लिए तेरे पसंद की चीज़ बनाई है। जल्दी तू हाथ मुँह धो ले और बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। आज तेरे स्कूल की छुट्टी है, तू आज पूरा दिन बाहर रहा। रवि और शकुंतला खाना खाने बैठ जाते हैं। खाने को देखकर रवि बोलता है, अरे माँ, ये तो पुलाव है, ये तो मेरा फेवरेट पुलाव है और तुम्हारे हाथ का पुलाव तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ, एक बात बताऊँ, मेरा दोस्त है ना सलीम, वो मुझे अभी बता रहा था उसकी अम्मी उसके लिए अंडा बिरयानी बना रही हैं। क्या माँ, पुलाव में और अंडा बिरयानी में फ़र्क होता है? क्या अंडा बिरयानी पुलाव से भी अच्छी होती है? हाँ हाँ रवि, मैं सब समझ रही हूँ। तुझे अंडा बिरयानी खानी है ना, तो साफ साफ बोल दे, मैं तेरे लिए अंडा बिरयानी कल बना दूँगी। शकुंतला का इस दुनिया में कोई नहीं होता है, बस उसका एक छोटा बेटा रवि होता है। शकुंतला जितनी भी कमाती थी वे अपने बेटे को पढ़ा रही थी। इसी उम्मीद से रवि भी पढ़ रहा था, बड़े होकर क्या मालूम मेरी नौकरी लग जाए और हमारी ज़िंदगी में सुधार आ जाए। ऐसे ही समय के साथ साथ रवि जवान हो जाता है और शकुंतला की उम्र आ जाती है। माँ, आप बैठ जाओ, मैं घर की साफ़ सफाई करता हूँ। बहुत बुरा लगता है जब आप काम करती हो और मैं बैठे हुए देखता हूँ। माँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ मुझे कोई नौकरी मिल जाए, पर क्या करें, नौकरी लगाने के लिए पैसा भी होना चाहिए। इस माहौल में पैसे की बहुत ज़रूरत है। हाँ रवि बेटा, मैं सब जानती हूँ, तू मेरी फ़िक्र ना किया कर। देख लेना, एक दिन तू ज़रूर कामयाब होगा और तेरे पास पैसा ही पैसा होगा।
तू फिक्र न कर, बस देर है, अंधेरी थोड़ी नहीं है। और हाँ माँ, जल्दी से हाथ धो लो, अपने खाना खाते हैं। मैंने आज अंडा बिरयानी बनाई है। वे दोनों खाना खाने बैठते हैं, तभी सलीम आ जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खाला, आज खाने में क्या बना लिया? खुशबू तो बाहर जा रही है तुम्हारे खाने की। हाँ बैठ जा सलीम बेटा, आज रवि ने खाना बनाया है और वो भी अंडा बिरयानी बनाई है। हम सब साथ में खाना खाते हैं। अरे वाह रवि, तेरी अंडा बिरयानी तो बहुत ही मज़ों की लग रही है। भाई, तेरे हाथों में बहुत ज़्यादा स्वाद है। रवि, अब तो तू नौकरी के चक्कर छोड़ ही दे। तू ऐसा कर, अब ये बिरयानी बनाकर बेचने लग। देख लेना, तेरे नौकरी से ज़्यादा पैसे कमाएगा तू। 1-2 दिन में तू सोच ले, अगर जो भी फैसला होगा वो तुम मुझे बता देना। और पैसों की फ़िक्र ना कर, जितने भी पैसे लगेंगे सारे पैसे मैं लगा के दूंगा। तू बस ये काम स्टार्ट कर दे। रवि को सलीम की बात तो सही लगती है। रवि पूरी रात सोचता है, फिर अगले दिन सलीम के पास जाता है। सलीम भाई, मैंने बहुत सोचा, मुझे यही ठीक लग रहा है। शायद ये काम चल जाए तो अच्छा होगा। सलीम बाज़ार में रवि का बिरयानी का ठेला लगवा देता है। रवि की बिरयानी सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, पर रवि के पास ज़्यादा लोग नहीं आते। दिन में 10-12 लोग आ जाते थे और रवि का इसमें खर्चा चल रहा था। एक दिन रवि के पास बिरयानी खाने एक अजनबी आता है। उनको रवि की बहुत ज़्यादा बिरयानी पसंद आती है। अरे वाह भाई, कितनी अच्छी बिरयानी बनाई है तुमने तो। इसको खाकर तो दिल ही खुश हो गया। हमारे गांव में ये बिरयानी बिक रही है और हमें नहीं मालूम। भाई, तुम दिन भर में तो काफ़ी अच्छी कमाई कर लेते होगे। अजनबी की ये बात सुनकर रवि बोलता है, नहीं भाई, बस 10-12 लोग आ जाते हैं। मेरी बिरयानी ज़्यादा नहीं बिकती। हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हो। ये एक छोटा सा गांव है, तुम्हें ये काम तो कहीं शहर में करना चाहिए था। या ऐसा करो, पास में रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर अपनी बिरयानी बेचने लगो। मेरी रेलवे में नौकरी है और मैं तुम्हारा सारा सरकारी काम करा दूँगा। वहाँ की बिना इजाज़त के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं सरकारी कागज़ भर दूँ तो तुम ये काम कर सकते हो। अरे भाई, अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। वे अजनबी रवि के सारे सरकारी कागज़ भर देता है और रवि स्टेशन पे एक ठेला लगा लेता है। रवि की अंडा बिरयानी वहाँ पे सब लोगों को बहुत पसंद आती है और रवि स्टेशन पे फेमस हो जाता है। रवि का जितना भी उधार होता है वो सारा उधार निकाल देता है। एक दिन रवि अपनी माँ को लेके आता है। माँ देखो, ये अपना नया घर है। क्या सच में रवि बेटा, ये अपना घर है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ माँ, सच में ये अपना ही घर है, मैंने अब ख़रीदा है। तुम्हारी दुआओं के ज़रिए से तो मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया। हाँ बेटा, मुझे यकीन था तू एक न एक दिन बड़ा आदमी ज़रूर बनेगा। शकुंतला अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते देखती है और कुछ दिनों बाद रवि की शादी हो जाती है। एक गांव में पूजा अपने परिवार के साथ रहती थी। प्रीति, आरब तुम अंदर जाओ, बारिश का मौसम हो रहा है। लग रहा है आंधी तूफान आएगा। ये बाहर लकड़ियाँ पड़ी हैं, मैं इनको अंदर लेके आती हूँ। जैसे बारिश होगी अपने घर में पानी इकट्ठा हो जाएगा, इसका मैं इंतज़ाम कर लूँगी। तुम दोनों बच्चे अंदर जाओ। पूजा सारा सामान घर के अंदर रख देती है। इतने में बारिश आ जाती है। पूजा के घर में पूजा की बीमार सास भी रहती थी। पूजा बहू, अपने घर टपकने लगा है, अब पूरे घर में पानी पानी हो जाएगा। हाँ माँ जी, आप परेशान ना हो, तुम यहीं बैठी रहना। रमेश जी हर साल सोचते हैं कि अब के साल हम घर बना लेंगे, पर माँ जी इतने पैसे नहीं हो पाते जो ऊपर छत भी डाल सकें। माँ, सब लोग अपने घर बना लेते हैं,
पर हमारा घर क्यों नहीं बनता और हमारा घर कब बनेगा? क्या हम हर साल ऐसे ही रहेंगे? हर साल हमको घर में से पानी निकालना होता है। अब देखो ना माँ, कितनी तेज की बारिश हो रही है और घर में पानी टपकने लगा अब। प्रीता बेटी, तू परेशान ना हो, देख लेना अपना घर बहुत जल्द बनेगा। तेरे बाबूजी बाहर शहर में काम कर रहे हैं ना, वो अपने मालिक से बात करेंगे। अगर वो उधार में पैसे दे देंगे तो अपने घर बना लेंगे। हर वक्त एक साथ थोड़ी नहीं होता है, आज हम परेशान हैं तो कल परेशान नहीं होंगे। रमेश शहर से गांव वापस आ जाता है। फिर पूजा रमेश से बात करती है। रमेश जी, तुम क्यों ना सेठ जी से बात करो, कुछ पैसे वो उधार दे दें। फिर वो महीने में जितनी पगार मिलती है आधी पगार काट लिया करेंगे। ऐसे हम लोग कब तक परेशानी उठाएंगे। अपनी छत इतनी टपकती है कि अपना सारा सामान भीग जाता है, यहाँ तक कि चूल्हा भी भीग जाता है। खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ पूजा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सेठ जी से भी बात की है, पर उन्होंने भी साफ मना कर दिया। हम सेठ जी को क्यों बुरा कहें, उनका कारोबार भी बहुत घाटे में चल रहा है और सेठ जी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है। पूजा, सेठ जी की सारी हालात मेरे सामने हैं, फिर मेरी और भी हिम्मत नहीं होती। अब बस यही हो सकता है, जो कुछ कमाता हूँ इसमें से ही बचाना होगा। रमेश जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ इस पैसे में से कुछ बचा लूँ, पर नहीं बच पाते। अपने घर का खर्चा है और माँ जी बीमार रहती हैं, उनकी दवाइयाँ आ जाती हैं। बेचारी माँ जी भी हमारे साथ बहुत परेशान हो रही हैं। इधर पूजा का परिवार बारिश से परेशान था और पास में अमीर लोग बारिश के मज़े ले रहे थे। अरे वाह, कितना प्यारा मौसम है ना रोहित जी? ऐसा मौसम तो रोज़ हो, और ऐसे मौसम में नहाना कितना अच्छा लगता है। हाँ सीमा, ये मौसम तो बहुत ही अच्छा लगता है और तुम्हारे साथ नहाने में तो और मज़ा आता है। चलो चलो बच्चों, अंदर चलते हैं, अब कपड़े पहन लेते हैं। बारिश में नहाते नहाते ठंड लगने लगी। आप सब लोग तैयार हो और मैं आपके लिए गरम गरम पकोड़े बनाती हूँ। उधर गरीब परिवार बारिश की बूंदों से बहुत ज़्यादा परेशान था और यही इंतज़ार कर रहे थे कब बारिश रुके। और इधर अमीर परिवार खूब बारिश का एंजॉय कर रहे थे, बारिश के फुल मज़े ले रहे थे। जैसे ही बारिश रुक जाती है, पूजा सबके लिए खाना बना लेती है। घर का सारा पानी वो घर के बाहर फेंक देती है और घर सूख जाता है। अगले दिन पूजा अपनी पड़ोसन के घर जाती है। सीमा दीदी, आज मैं तुम्हारे घर किसी काम से आई हूँ। हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम हमें कुछ पैसे दे दो, हम तुम्हें थोड़े थोड़े करके दे देंगे। जब भी बारिश होती है हमारा घर टपकने लगता है, हम अपनी छत की मरम्मत कराएंगे। कई लोगों से हमने पैसे मांगे हैं पर सब ने मना ही कर दी। सीमा दीदी, तुम तो हमारी पड़ोसन हो, तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा, और हम तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर देंगे। पूजा की ये बात सुनकर सीमा बोलती है, पूजा दीदी, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? क्या तुमने मेरे घर पे पैसों का पेड़ लगा रखा है जो मुंह उठा के चली आई मेरे घर मांगने? सीमा की ये बात पूजा को बहुत बुरी लगती है। फिर पूजा मन उदास करके घर वापस चली जाती है। पूजा के परिवार के बहुत मुश्किल से दिन कट रहे थे। अब पूजा भी मजदूरी करने लगती है। जितने पैसे पूजा के पति कमाते थे उनका खर्चा करती थी और अपने सारे पैसे इकट्ठा जमा करती थी। ऐसे ही पूजा के कुछ महीने कट जाते हैं। पूजा के पास अब अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। पूजा उन पैसों से नई छत डलवा देती है। अब पूजा का परिवार आंधी तूफानों से महफूज रहता है। उधर सीमा का पति रोहित 2 नंबर के काम से पकड़ा जाता है। सीमा के पास जितनी प्रॉपर्टी थी और जेवर थे वो सारे बिक जाते हैं। सीमा अपने पति को छुड़ा लेती है।
अब सीमा के परिवार के ऊपर कोई छत नहीं थी। तभी पूजा आती है। अरे सीमा दीदी, रोहित भैया, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मेरा घर है ना। जब तक तुम्हारा हिसाब नहीं होता तब तक तुम हमारे घर रह सकते हो। आखिर हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। अगर हम तुम्हारे बुरे वक्त में काम ना आए तो फिर कौन आएगा? हम पड़ोसियों का फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों की मदद करनी चाहिए। और अब तो खुदा का शुक्र है हमारी छत भी नहीं टपकती। अब हम सुकून से रह रहे हैं। पूजा की ये बात सुनकर सीमा को अपने किए पे पछतावा होता है। पूजा दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितने गलत बर्ताव किए। मैं अपनी दौलत के गुरूर में थी और आज देखो बुरे वक्त में तुम काम आ रही हो। जो भी मैंने आपके साथ किया मैं उस पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे सीमा दीदी, क्या बोल रही हो? कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन जैसी हो। आखिर पड़ोसी हैं तुम्हारे। हम नहीं काम आएंगे तो फिर कौन आएगा? अब सीमा और पूजा की फैमिली साथ में रहने लगती है।